हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर ऑफिशियल क्लासेस में। सीटेट सेट नंबर 3 हम लोग करने वाले हैं। पीवाई को प्रैक्टिस सेशन है, सारे के सारे क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत जल्दी सेशन करेंगे। कुछ लोगों का था कि भैया एक्सप्लेन मत किया करो, डायरेक्ट हम लोगों को सीधे क्वेश्चन करवा दो, ताकि जिससे हम लोग जल्दी कर सकें ना। तो मैं काम करता हूँ, मैं आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवाऊँगा, कोई भी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं दूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। गतिक की बात हो रही है, लिखना। बात समझ में आ गई। कौशल पूछा है आपसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। जो किशोर होते हैं वो किसका अनुभव कर सकते हैं। दुश्चिंता और स्वयं से सरोपकार। मैं सारे क्वेश्चन एक तरीके से आप ये मान लो प्रैक्टिस सेट को देख करके कर रहे हो, ठीक है। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश होता है। कौन सी चीज़ होती है। डिसकैलकुलिया, मतलब उनको मैथ से दिक्कत होती है। डिसग्राफिया, उनको लिखने से दिक्कत होती है। डिसलेक्सिया होता है या डिस्थीमिया होता है। तो याद रखिएगा, अब वो लिख नहीं पाएंगे शारीरिक रूप से अगर अक्षम है तो डिसग्राफिया होगा। ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंशिक पुनर्बलन जो होता है वो उसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो बोलोगे भैया उसका संबंध सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, ठीक है। वह सतत पुनर्बलन की अपेक्षा आंशिक पुनर्बलन जो है वो अधिक प्रभावी होता है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी कौन से इनमें से है, बताएंगे भैया जो अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, अपने निर्णयों पर ही आधारित होते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं करते, उनको हम प्रतिभाशाली बालक बोलते हैं। नेक्स्ट मेरे भाई, इसका क्वेश्चन कहाँ है। इसका क्वेश्चन टाइप नहीं किया गया है, सॉरी भैया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5 है, 4 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 है ना। हाँ, क्वेश्चन बोलो 6 नंबर क्या है। एक सेकंड रुकिएगा भैया, क्या है। वाई गोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है, निहित अर्थ क्या है, आपसे ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा संयोगात्मक समस्या का समाधान करना। नेक्स्ट आइए जल्दी से भैया। चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। कौन से चरण आते हैं, तो बोलोगे उसमें भैया श्रेणीकरण होता है। क्या होता है, श्रेणीकरण होता है। अब इसमें चरणों को सॉरी क्वेश्चन क्या है ये पूछ रहा है, कौन से चरण आते हैं। अच्छा, इनमें से कौन से चरण आते हैं ऐसे करके उसमें लिखना है ना। हाँ, एक सेकंड रुकिएगा। आपसे इन चरण का आई थिंक वो पूछना चाहता है कि बताओ इस चरण का सीक्वेंस क्या है, या इनमें से ये जो चरण आते हैं ये किस तरीके से आते हैं। आई थिंक ये उसका क्वेश्चन हो सकता है। वेट करिएगा जरा, ठीक है। चलिए, तो कौन कौन से चरण आते हैं भैया बताओ जरा। आप बोलोगे भैया इसमें हम लोग इनको सही क्रम में अगर लगाएं तो पहले कौन सा आएगा, पूर्व प्रक्रमण, फिर श्रेणीकरण के बाद प्रतिक्रिया चयन, और उसके बाद अंत वाला प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। यानी पहले नंबर पे हमने लिया है 3rd, फिर श्रेणी प्रक्रम 4th, फिर प्रतिक्रिया चयन 2nd, और फिर 1st। यानी 34-21 वाला आंसर सही है। 34-21, ओके। 34-21 वाला आंसर एकदम सही है। मैं कहूँ उसमें सारे सही आंसर है। तो बोला जा रहा है कि एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह सा को वॉस बोलता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर, इनमें अंतर नहीं कर पा रहा है ठीक है ना। उसको जो है अगर तुम ध्यान से देखोगे तो वो गलत चीज़ें पढ़ रहा है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है कि क्या करना है। अब ये ऐसा हम बोल सकते हैं कि उसको शारीरिक क्षमता हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन एक तरीके से अगर देखा जाए तो उसको यहाँ पे कौन सी दिक्कत हो सकती है, पढ़ने से संबंधित हम बोल सकते हैं कि इसको इसमें डिफरेंस, मतलब वो पढ़ नहीं पा रहा, पढ़ने में दिक्कत होना। और पढ़ने में दिक्कत होना तो इसका आंसर भैया डिसलेक्सिया होना चाहिए। इसका आंसर डिसलेक्सिया होना चाहिए।
ठीक है ना। डिसफीमिया, डिसलेक्सिया, हाँ डिसलेक्सिया होना चाहिए, डिसलेक्सीमिया लिखा है, ये गलत है। ठीक है, यही वाला आंसर इसका एकदम सही होगा, डिसलेक्सिया बोलते हैं उसे। नेक्स्ट नंबर लिखा है कि सीखने संबंधित निर्योग्यताएं सामान्यतः, अभी आपको याद होगा निर्योग्यता हम लोग पिछले में पढ़ चुके हैं, सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया था लिखने संबंधित सीखने संबंधित जो निर्योग्यताएं होती हैं उनसे संबंधित क्या होता है, तो ये उन बच्चों में पाई जाती है जो विशेषता पैतृक अभिभावक एवं इस प्रकार से समस्याओं से ग्रसित होते हैं, स्टार्टिंग से उनके समस्याएं पीछे पड़ी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय में नियमित उपस्थित के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा, कौन सा तरीका इसमें सबसे अच्छा माना जाएगा, जल्दी से बताओ मेरे भाई। तो क्या बोल सकते हो, नियमित उपस्थित के लिए बच्चों को विद्यालय में अनुपस्थिति ना देना, विद्यालय में द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले व्यक्ति को नियुक्ति किया जाए, तब भी वो एकत्रित घर से थोड़ी ना लाएगा जाके, ये घर जाकर ले आए, ये कोई बात है ये भी कानून दंडनीय अपराध मान लेंगे क्या, कानून से सजा आजा दिला देंगे। बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन उन्हें रुपए दो, लो अलग चल रहा लालच। आवासीय विद्यालय खोलना हो सकता है कि घर में ही अपना विद्यालय खोल दो बेटा, अब तो तुम घर पे भी रहो तब भी तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। तो कुछ क्वेश्चन आप ऐसे नॉर्मल समझ सकते हो, सेंसलेस क्वेश्चन भी होते हैं। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है, कौन सा ऐसा तरीका है जिसमें लिंग भेदभाव से बचा जा सकता है, तो बोलोगे भैया कि शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों की अधिसंज्ञान करना, अनुसंज्ञान संबंधी बातें करना। बाकी ऑप्शन इसके नहीं लेने हैं आपको, जो मैं बता रहा हूँ उस ऑप्शन को ही देखो, बाकी तो तुम देखो भी मत, प्रैक्टिस करो तब देखो। चलो अगला, थोड़ी देर के लिए मैं रुकूंगा ताकि आप क्वेश्चन अपने मन से समझ के टिक मार पाओ। लिखा है कि शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है, दिस इज द क्वेश्चन। और आंसर इसका भैया जल्दी से बताओ फिर मैं लगाऊं। तो बोलोगे ये वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। तुम्ही ने मना किया ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैं तो वही करूँगा भैया। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का जरूर होना चाहिए, क्या होना चाहिए। पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हैं और सामग्रियों का चयन कर रहे हैं, अब तुम ये सोचो कि ये दोनों काम करते समय क्या चीज़ हमको चाहिए, विद्यार्थियों का होना जरूरी है, उनका समावेशन होना जरूरी, तो विद्यार्थियों का समावेशन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अभिभावकों का समावेशन, अभिभावक क्या करेंगे, बहिष्कार तो लिखेंगे नहीं, अन्य शिक्षकों का क्या करना है, विद्यार्थियों का पोर्टफोलियो बनाएंगे तो ऑफकोर्स उनकी चीज़ों के साथ में एडजस्टमेंट और उनका होना जरूरी है। वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है, उनके पास क्या होता है, जो भी होता है जल्दी से बता दो। तो बोलोगे भैया उनके पास क्या होता है, निष्पादन उपागम अभिविन्यास, यह ऑप्शन अप्रोप्रिएट रहेगा इसका। नेक्स्ट वन लिखा गया है कि शिक्षक टेस्ट के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। आई थिंक यही होगा, मज़ेदार ही होगा, हाँ मज़ेदार बना सकता है। क्या बना सकता है मज़ेदार, जिससे उनको एकदम मज़ा ही आ जाए है मज़ेदार बनाना है। तो जब विद्यार्थी स्वयं से कोई काम करते हैं, कोशिश करते हैं, तो पूर्णतः वो परिपूर्णता की अपेक्षा करने लगते हैं। मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने के लिए, मुक्त खेल के लिए समय देना और सृजनात्मकता चिंतन के लिए सीमित अवसर उपलब्ध कराने के लिए। वह क्वेश्चन फिर से पढ़ो, शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकते हैं। मज़ेदार मतलब एकदम बेहतरीन वाला बना सकते हैं ताकि उनको मज़ा ही आ जाए। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर कौन सा है जो एकदम सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है ये। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि जब बच्चे स्वयं से ही कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उनको परिपूर्णतापूर्ण अपेक्षा करना, यही बेस्ट आंसर है इसका। निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्तम लाभ यह है कि, क्या है लाभ, जल्दी से बताओ। विद्यार्थियों के सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदर्भों में प्रयोग करने में सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं, ये एकदम सही है, पहला ऑप्शन है इसका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
पाठ योजना बनाने और गतिविधियों को शिक्षकों का अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। क्वेश्चन है क्या ये? नहीं, सॉरी, ये तो ऑप्शन होगा चौथा। हाँ, ये क्वेश्चन है। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय किसकी आवश्यकता नहीं होती है? बोलोगे भैया पृथक्करण के सिवाय पृथक्करण के। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? इनमें से कौन सी विशेषता है जो विशेष चिन्ह है समस्या समाधान उपागम के लिए? तो बोलोगे भैया वो हो जाएगा समस्या कथन संकेत अंतर्निहित रूप से दिया जाता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट वन आ जाओ जल्दी से। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होती है? तो भैया मेरा परिवार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट भी हुआ है। नेक्स्ट वन, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी चीज़ है जो करनी चाहिए ताकि जो है कक्षा में बढ़िया वातावरण तैयार हो सके? तो बताओ जल्दी से क्या करना चाहिए? बच्चों को समूह गतिविधियों के दौरान समाज में दी के आधार पर अपने समूह बनाने, अपने समूह बनाएंगे फिर तो ये क्या ही दूर कर पाएंगे सकारात्मकता। सकारात्मक अंत में कहानियाँ सुनानी चाहिए, कहानी सुनाने से सकारात्मक थोड़ा बहुत फर्क। सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए, वो तो ये सब करते हैं। विभेद नहीं करना चाहिए, प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। दिस इज द बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक बार पढ़ोगे तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि भैया यही हो सकता है, बाकी बातें तो थोड़ी सी अछूती मालूम होती हैं। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका कौन सा हो जाएगा? शिक्षक प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान क्यों नहीं दोगे भैया? प्रत्येक त्रुटि को सुधारने के लिए बहुत अधिक समय लगेगा, इसलिए शिक्षक को थकाने वाला काम होगा। अच्छा, पैसा किस बात का ले रहे हो भाई? स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, शिक्षक उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहे। अच्छा, तुरंत सुधारो तभी तो वो खुद सुधारेंगे, वरना तो वो गलत करते चले जाएंगे। तो एक ऑप्शन बचा। यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों को त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है। ये बात एकदम सही लिखी गई है भाई। अगर एक कक्षा है, सारे शिक्षक उसमें नहीं व्यवस्था बना पा रहे हैं, इसका मतलब है कक्षा व्यवस्था असफल है। और एक बात मैंने बताया भी था कि बच्चे के फेल होने का अर्थ क्या होता है? फेल का तात्पर्य ही है कि व्यवस्था फेल है। तो ये भी क्वेश्चन देखो पूछा गया सेम तरीके से, क्वेश्चन को फेल ना लिख के असफल लिख दिया गया और सेम क्वेश्चन है सेम तरीके का। ठीक है, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका में कोई उत्तर ना मिलने पर वह तुरंत मोहन को दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। अच्छा, कुल मिला के मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है। नहीं, उसका क्वेश्चन एकदम सही है, उसने कोशिश की है बताने की, तो हो सकता है वो उसकी थोड़ी मदद के लिए जो है अच्छा तरीके से क्वेश्चन पूछना चाहती है, ऐसा हो सकता है। राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही, क्योंकि क्वेश्चन का उत्तर मोहन बता रहा है, तो हम राधिका की बात यहाँ नहीं करेंगे। इस तथ्य में पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों का जवाब देने योग्य नहीं है, ऐसा बात भी हम नहीं बोल सकते हैं। मोहन उत्तर दे रहा तो हो सकता है राधिका रुकी है। मोहन के पक्ष को लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। ये क्वेश्चन का आंसर एकदम अप्रोप्रिएट है। ठीक है भैया, नेक्स्ट वन आ जाओ जल्दी से। एक सशक्त विद्यालय अपने विचारों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? इनमें से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? ऑफ कोर्स भैया प्रतिस्पर्धा की जो अभिवृत्ति होती है उसको बढ़ावा देगा वो। ठीक है ना। भाषा के अर्थ की सबसे छोटी इकाई डैश है। सबसे पहले क्या होता है? स्वनिम सबसे छोटी इकाई है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, इसे हमें याद भी रखना है। ऑप्शन नंबर 1 एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन लिखा है कि बुद्धि लब्धांक सामान्यता डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है, तो जो बुद्धि लब्धांक है सामान्यता उच्च रूप से संबंधित होगा। नेक्स्ट वन लिखा है बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित में से निहितार्थ देता है सिवाय। बहुबुद्धि सिद्धांत को पढ़ते ही आपके दिमाग में आना चाहिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था गार्डनर। अब जरा बताओ कि सामाजिकरण सिद्धांत का संबंध किससे है? ठीक है, और संज्ञानात्मक का किससे है?
ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार, तो इनको बड़े दिमाग में अपने रखिएगा कि बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित में से निहितार्थ देता है सिवाय, किसके सिवाय वो निहितार्थ देता है? तो भैया वो सिंपल सा बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं में एक विशिष्ट समुच्चय, इसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है, इसके सिवाय निहितार्थ देता है। बात अगर आपसे की जाती है यहाँ पे कि सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय, किसके सिवाय सीखना आकलन निम्नलिखित का ध्यान है? सिवाय किसके? सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है विद्यार्थियों की त्रुटियों का है सीखने में, विद्यार्थियों के अधिगम शैलियों का है, उनकी क्षमताओं का है, लेकिन ऑफ कोर्स भैया विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, इसको इसमें नहीं लेते हैं। नेक्स्ट नंबर पर अगर हम बात करते हैं कि एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार की गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद होता क्या है कि 1 वर्ष बाद उसके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने में सर्वाधिक संभावना है? इनमें से क्या हो सकता है? अगर उनकी हम बुद्धि लब्धि बाद में पता करें तो हमें इसमें से क्या पता चल सकता है? याद रखिएगा बुद्धि लब्धांक का सामान्य अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम लोग क्या लेते हैं? अगर हम बात करें कि बुद्धि लब्धांक में सामान्यता किस रूप में शैक्षणिक निष्पादन होना चाहिए, बोलोगे उच्च रूप से। ये भी याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया अभी थोड़ी देर पहले ऊपर हमने पढ़ा है। इसका जरा आंसर बताओ भैया। आप ये बोल सकते हो भैया कि धनी जो है वो सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। ऐसा मेरे हिसाब से बोलना बिल्कुल सही नहीं है। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता, ये एकदम सही आंसर हुआ कि सामाजिक और आर्थिक बात हम नहीं कर सकते हैं। बच्चे की जो ऐसे बोलते हैं गॉड गिफ्टेड बच्चे हैं, गरीब के घर में भी IAS बनेगा, अमीर के घर का भी रंक बनेगा, ये सारी बातें हम लोगों ने सुन रखी हैं। निर्धन बच्चे जो होते हैं उनकी अपेक्षा धनी आर्थिक रूप से लड़का जो है अधिक अंक प्राप्त करेगा, ये भी नहीं बोला जा सकता। पता नहीं कौन अंक ज़्यादा प्राप्त करे भाई, इससे कोई बुद्धि लब्धांक का लेना ही देना नहीं है कि धनी है और गरीब है। ऑनलाइन क्लासेस हैं तो सब पढ़ रहे हैं कि नहीं? तुम भी यही क्लास देख रहे हो, बड़े घर वाला भी सेम क्लास देख रहा है, पर दिक्कत वो है वो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ रहा है, तुम यहाँ पेन घिस रहे हो। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? कौन इनमें से है जो सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? जल्दी से बताओ। तो बोलोगे भैया सबसे ज़्यादा सीखने के लिए बोल सकते हैं हम लक्ष्यों को प्राप्त करने की जो व्यक्तिगत संतुष्टि होती है वो सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है। ये वाला एकदम सही है। बाह्य कारक नहीं, असफलता से बचने का अभिप्रेरण बिल्कुल भी नहीं, बहुत सरल और कठिन लक्ष्यों के चयन न करना ये बिल्कुल भी नहीं होता है, यही एकदम सही आंसर है। अगला और लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 है भैया कि 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मासिक आयु जो है वो कितने वर्ष होगी? भैया आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर हम बुद्धि लब्धि की बात करते हैं IQ बराबर क्या होता है? MA/CA × 100। क्रोनोलॉजिकल एज, मेंटली जो उसकी एज होगी वो मेंटल एज, और साथ ही साथ हम यहाँ से IQ निकालेंगे। IQ हमको दे रखा है 75 बराबर मेंटल एज हमसे पूछी गई है और बटे क्रोनोलॉजिकल एज हमसे नहीं सही नहीं है, सॉरी कुछ तो उल्टा हो रहा है इसमें। जो उसने पूछा है वो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। उसने हमसे क्या पूछा है एक बार जरा फिर से सुनिएगा क्वेश्चन को। वो हमसे पूछ रहा है कि एक 16 वर्षीय बच्चा है जिसकी बुद्धि लब्धि हमको मिल के आती है कितनी? बोलोगे 75, ठीक है, यानी IQ ही 75 है, ठीक है भैया। और हमसे मेंटल एज पूछी है, मासिक आयु तो MA पूछी गई है, CA दे रखी है कितनी 16 और × 100। चलो भाई करके देखते हैं। देखो ऐसे ही काट लो, या तो यहाँ गुणे में है इसको भाग में ले आओ, और ये भाग में है तो इसको गुणे में ले आओ। भैया इसको काटो 25 ताई 75, 25 चौके 100, 4 से इसको काटो तो 4 चौके 16, ये हो गया 4 ताई 12 वर्ष। सही कर रहा था मैंने, वो सोचा कि ऐसा तो नहीं कुछ गलत कर रहा हूँ धोखे से। ये 12 वर्ष हो गई है। मेरे को ये लगा यार कि 75 से 16 का गुणा कराएंगे तो बहुत ज़्यादा आएगा, पर ये बोल रहा था कि 100 यहाँ पे लिखी नहीं हो तो अपॉन में आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, 12 वर्ष आएगा। ये हम लोगों ने बहुत सारे निकाल के ऑलरेडी चेक कर लिए हैं। IQ से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके सीटेट में पूछा जा चुका है, ऑफ कोर्स पूछा भी जाएगा। IQ के हिसाब से जो है अगर पूछा जाए सामान्य बालक का 90 से 110। फर्स्ट बार बुद्धि परीक्षण अल्फ्रेड बिने ने कब किया? 1905। ये सारी बातें याद रखो। इसके बाद पूछेगा टर्मन के अकॉर्डिंग प्रतिभाशाली बालक का IQ 140+। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से हैं जो पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ में हम लोगों ने पूरे कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन। जल्दी से 20 मिनट में 30 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हम लोग पहले इंसान बन चुके हैं, ठीक है, पूरे यूट्यूब पे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।